नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों की ओर। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में महत्वपूर्ण बैठक हुई। प्रदेश सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा सहित नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी, मुख्य पर्यवेक्षक गणेश कोदियाल, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत सहित तमाम नेता मौजूद रहे। केदारनाथ उपचुनाव की चुनाव रणनीति के साथ ही प्रत्याशी के नाम पर मंथन हुआ। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक की गई। बैठक में तमाम दिग्गज नेता पदाधिकारीगण मौजूद रहे। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर सभी के बीच महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई है। आपको बता दें कि केदारनाथ उपचुनाव को लेकर लगातार सियासी दल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस मुख्यालय में भी केदारनाथ उपचुनाव को लेकर महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सुरेंद्र शर्मा ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान तमाम अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। केदारनाथ उपचुनाव में रणनीति बनाने पर सियासी दल जोर दे रहे हैं। केदारनाथ के पूर्व विधायक मनोज रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अगस्त मुनि में एक घोषणा करते हुए कहा कि हम राज्य में सशक्त भू कानून लागू कर रहे हैं, लेकिन सरकार भू कानून के नाम पर प्रदेशवासियों की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार में मसूरी की पर्यटन की जमीन किसी निजी कंपनी को देने के बाद पिथौरागढ़ की जमीन भी एक निजी कंपनी के हाथों में सौंप दी है। और केदारनाथ की जनता के लिए ये मुद्दा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सरकार की नजर पिथौरागढ़ और मसूरी के बाद आप चोपता की जमीनों पर है। देखिए, केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी जिस भी कांग्रेस के कार्यकर्ता को चुनाव लड़ने का आदेश करेगी, उसके पीछे हम सब मिलकर के देखा। आप देखिए कि हम सब एक हैं। हम सब ने उसके पीछे लग करके और बद्रीनाथ का इतिहास कांग्रेस पार्टी केदारनाथ में भी दोहराएगी। कांग्रेस मतलब केदारनाथ के लोग, केदारी लोग भारतीय जनता पार्टी के कारनामों से, जो उनका कारोबार खत्म हो गया, जो उनकी जमीनें उजाड़ दी, जो उनका पर्यटन व्यवसाय खत्म कर दिया, जो उनका होटल व्यवसाय खत्म कर दिया, जो उनके खच्चर घोड़े खच्चरों की रोजी रोटी खत्म कर दी, और जो 31 जुलाई की आपदा के बाद केदारनाथ के लोगों के साथ जो इन सरकार ने व्यवहार किया है। देखिए, सारे दुनिया के यात्रियों को हेलीकॉप्टर में नीचे लाए, लेकिन केदारनाथ के रहने वाले मूल निवासियों को धुतकार करके, लाठी मार करके पुलिस ने हेलीपैडों से भगाया है। हमारा 12-12, 13-13 साल का बच्चा भी उस आपदा में पैदल आया है। जी ने सही कहा कि लगातार जब प्रताड़ना होती है। चंपावत के टनकपुर रेलवे स्टेशन की भूमि पर हुए अतिक्रमण पर रेलवे प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। रेलवे ने बस स्टेशन राजाराम चौराहे से बर्मा लाइन तक करीब 80 अतिक्रमण चिन्हित कर नोटिस चस्पा कर दिए हैं। रेलवे की इस कार्रवाई से नाराज व्यापारियों ने बीते रोज प्रतिष्ठान बंद कर मौन प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर अतिक्रमण की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की। तो वहीं नोटिस चस्पा होने के एक दिन बाद अतिक्रमण की कार्रवाई होने से स्थानीय व्यापारियों और अन्य लोगों में नाराजगी है। खबर चंपावत से है, जहां अतिक्रमण पर रेलवे प्रशासन की कार्रवाई देखने को मिली। आपको बता दें कि प्रशासन की ओर से अतिक्रमण को चिन्हित कर नोटिस चस्पा किया गया है। तो वहीं कार्रवाई को लेकर क्षेत्रीय व्यापारियों और लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। लोग इस कार्रवाई का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं। तो वहीं स्थानीय व्यापारियों और लोगों ने इस अतिक्रमण पर कार्रवाई का विरोध किया है।
आपको बता दें कि जो चंपावत रेलवे की लगातार कार्यवाही चल रही है। हम लोग टनकपुर में सड़क के किनारे बिल्कुल हमारे घर और मकान है सैकड़ों लोगों के, और उनकी रोजी रोटी है, उनके परिवार वहां रहते हैं और पिछले 80 वर्षों से। लेकिन लगातार रेलवे बार बार आकर के डर का माहौल बनाता है, कभी नोटिस चस्पा कर जाता है, तोड़ने की बात कह के जाता है। तो ये जो लगातार रेलवे की हठधर्मिता चल रही है, उसी के तहत आज भी उसने 130 से ज्यादा मकानों पर नोटिस चस्पा किए और सभी को डराने का एक माहौल बनाया, जबकि दिवाली का समय है, त्योहार का समय है। रेलवे से पीड़ित हैं। रेलवे विभाग पिछले कई वर्षों से हठधर्मिता अपनाते हुए और अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए हम गरीबों को और ये हमारी माताएं बहनें जिन दुकानों पर आज नोटिस चस्पा किए हैं, इससे पूर्व में भी उन्होंने नोटिस चस्पा किए थे। पिछले 8 वर्ष से रेलवे में बरेली इज्जतनगर में, सिविल कोर्ट टनकपुर में, दोनों जगह इनसे 8 वर्ष तक हमारा मुकदमा चला है और उस मुकदमे में हमारे खिलाफ फैसला हुआ, मानते हैं हम। लेकिन न्यायिक जो प्रक्रिया है, जो भारत के संविधान के साथ प्रक्रिया है, उसमें न्यायालय टू न्यायालय में, उच्च न्यायालय में जाने का हमें राइट है। दीपावली त्योहार के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग ताबड़तोड़ छापेमारी कर रहा है। वहीं चेकिंग के दौरान अचानक नमकीन और सोया से भरी हुई पिकअप को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने पकड़ा। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने जब नमकीन और सोया की जांच की तो उसमें नेट वेट लिखा हुआ नहीं पाया गया और न ही मैन्युफैक्चरिंग की कोई तारीख मिली, जिसे लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग ने पूरी पिकअप को सील कर दिया। वहीं जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि लगातार छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। अब तक 412 मामले एडीएम कोर्ट में चल रहे हैं। इसके अलावा त्योहार के मद्देनजर अब तक 80 खाद्य पदार्थों के नमूनों को लेकर जांच के लिए भेजा जा चुका है। त्योहारों के मद्देनजर अब खाद्य सुरक्षा विभाग भी अलर्ट मोड पर नजर आ गया है। आपको बता दें कि त्योहारों के दौरान लोग मिलावट करते हैं, जिसको लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। इसी क्रम में नमकीन से भरे पिकअप को विभाग की ओर से सील किया गया है। इसके साथ ही कई मामले अभी कोर्ट में चल रहे हैं। हल्द्वानी में खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। जब दिवाली का त्यौहार आने पर मिलावट की आशंका बढ़ जाती है, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा होती है। इसको देखते हुए इस बार प्रशासन ने बड़ा सख्त रवैया अपनाया है और इसमें प्रशासन को भी निर्देश दिए हैं, जिसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय हमारे, इन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों के नेतृत्व में टीमें बनाई हुई हैं। इसके अलावा प्रशासन में शासन से भी हमारी जो अपर सचिव हैं अनुराधा पाल, वो भी फील्ड में आकर देख रही है। इसके अलावा पुलिस के लिए भी एडवाइजरी जारी हुई है। तो एक तरह से पुलिस, प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग एक संयुक्त रूप से प्रभावी कार्रवाई लगातार कर रहे हैं। और जहाँ तक हमारा विषय है, हम पिछले 3 महीने से लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। हमने पिछले 3 महीने में हमने पहले मसालों में एक सर्वे किया, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं सबसे नमूने लेकर हमने भेजे। ना तो नेट वेट है। खबर ऋषिकेश से है, जहां नीरजा देवभूमि चैरिटेबल ट्रस्ट ने उनके संस्थान में निःशुल्क शिक्षा ले रहे छात्रों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ करने का प्रयास भी शुरू किया। इसके लिए ट्रस्ट की ओर से संस्थान में 3 दिवसीय योग शिविर लगाया गया, जिसका शुभारंभ ट्रस्ट की अध्यक्ष नीरजा गोयल ने किया। ट्रस्ट के अध्यक्ष नीरजा गोयल ने बताया कि छात्र शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, इसके लिए निःशुल्क योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसके तहत 20 महिलाओं को शिक्षा के साथ सिलाई भी सिखाई जा रही है, जिससे कि महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें। ऋषिकेश में ट्रस्ट के अध्यक्ष ने एक अभिनव पहल की शुभारंभ किया है। नीरजा देवभूमि चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से यह पहल की गई, जिसमें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया। इसमें शिक्षा के साथ साथ महिलाओं को सिलाई भी सिखाई गई, जिससे वो आत्मनिर्भर बन सकें।
ट्रस्ट की ओर से ये पहल की गई है, जिसमें छोटे छोटे बच्चों को शारीरिक और मानसिक गतिविधियों, तो वहीं दूसरी तरफ महिलाओं को भी सिलाई का प्रशिक्षण दिया गया, जिससे वो आत्मनिर्भर बन सकें। और निर्जा देवभूमि चैरिटेबल ट्रस्ट में मैं बच्चों को योगा सिखा रही हूँ, जो हमने कैंप लगाया हुआ है। और इसको सिखाने का हमारा जो कारण है, आजकल के जो बच्चे और युवा है वो नशे की और बहुत अधिक मतलब ज़्यादा तरीके से बढ़ रहे हैं। तो हमारा ये मैसेज है कि उस चीज़ से बच्चे बचे रहें। और एक रीज़न ये भी है कि बच्चे मोबाइल वगैरह में बहुत ज़्यादा टाइम को अपना दे रहे हैं, तो इस योगा के माध्यम से हम उनका फिजिकल फिटनेस बढ़ाएंगे, ताकि उनको मानसिक और शारीरिक तरीके से उन्हें लाभ पहुंच सके। ये जो आप कैंप लगाया है वो पूरी तरीके से निःशुल्क है, क्या है? हाँ, जो हमने ये कैंप लगाया है 3 डे का कैंप है, जो पूरी तरीके से निःशुल्क है निर्जा देवभूमि चैरिटेबल ट्रस्ट में। और आगे भी चल के हम इस कैंप को कंटिन्यू करेंगे। और मैं 5 साल से आज जो भी जरूरतमंद लोग हैं उनकी सेवा करती आ रही हूँ। और कुछ टाइम पहले मेरे मन में, आज से 2 साल पहले, एक ऐसा आया था कि मैं कुछ बच्चों को पढ़ाऊँ, मतलब जो बच्चे मतलब नीडी होते हैं उन्हें कुछ एजुकेशन के लिए करूँ उनके लिए। तो 2 साल से मैंने यहाँ पे एक सामुदायिक भवन है माया कुंड में, जिसमें की बात की। और यहाँ पे मैं 2 साल से शिखा पाल जी हैं अध्यापिका, उनके साथ इस चीज़ को रन कर रही हूँ, जिसमें मेरी छोटी बहन नुपुर गोयल भी मुझे बहुत सपोर्ट करा है। मतलब जैसे कि आप जानते हैं, वो तो मुझे फुली सपोर्ट करती है। तो आज हमारे यहाँ पे 30 बच्चे हैं जो मतलब शिक्षा ले रहे हैं। 2 घंटे आते हैं, उनकी एक्टिविटी वगैरह उन्हें कराना। हल्द्वानी के आरटीओ रोड से दीक्षांत इंटरनेशनल स्कूल प्रबंधन ने अभिनव पहल की। स्कूल प्रबंधन के निर्देशन में छोटे छोटे बच्चों ने भगवान राम की जीवन यात्रा को बड़ी खूबसूरती से मंचन किया। नन्हे मुन्ने बच्चों ने रामायण का अद्भुत मंचन देखकर अभिभावक भी भाव विभोर हो गए। इस दौरान पूरा सभागार राममय हो गया। इस अवसर पर बच्चों के हाथों से बने कई उत्पाद भी हाट बाजार के तौर पर सजाए गए, जहां बच्चों ने एपन पेंटिंग, क्राफ्ट समेत कई आकर्षक कलाकृतियां देखने को मिली। खबर हल्द्वानी से है, जहां स्कूल प्रबंधन की ओर से अभिनव पहल की गई, जिसमें छोटे छोटे बच्चों ने भगवान श्री राम की यात्रा का मंचन किया। तो वहीं नन्हे मुन्ने बच्चों को इतनी खूबसूरत यात्रा का मंचन करते हुए देख सभागार में बैठे सभी भाव विभोर हो गए। छोटे छोटे बच्चों ने भगवान राम की यात्रा का मंचन किया। दीपावली के अवसर पर स्कूल प्रबंधन की ओर से ये सराहनीय पहल की गई है, जहां छोटे छोटे बच्चों ने भगवान राम की यात्रा का मंचन किया। बच्चों की प्रस्तुति ने सभी का मन मोह लिया। सभागार में बैठे सभी अभिभावकों, टीचर्स ने बच्चों की तालियां बजाकर खूब सराहना की। तस्वीरें हल्द्वानी से हैं, जहां प्रबंधन की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छोटे छोटे बच्चों ने हिस्सा लिया। ये जिस तरह से आज का युग चल रहा है, मुझे लगता है कि रामायण आज के युग में सबसे प्रासंगिक है। और हमारे आराध्य राम सिर्फ भगवान ही नहीं, वो अनुकरणीय भी हैं। तो जिस तरह से जो 7 कांड हम लोगों ने जो रामायण में है, वो उनका एक मंचन किया है बच्चों के माध्यम से, ताकि उनको पता लगे कि राम कथा कितनी असीम है, रामायण कितनी अनंत है। और सिर्फ विजय का ही एक त्यौहार नहीं है, एक विनम्रता का भी एक त्यौहार जो है वो है। और इससे जो आजकल के बच्चे, जो जिनका इंस्टा एज के, जो मैं बच्चे कहता हूँ, कि जिनका 5 सेकंड और 10 सेकंड और 30 सेकंड में ही किसी भी चीज़ से मन भर जाता है, कि उन्हें एक बार पता लगेगा किस तरह 14 साल राम जी ने वनवास में काटे और उनकी एकाग्रता ने उनके जो जिस तरह का उन्होंने वहाँ पे वनवास के समय में चीज़ें सीखी, वो भी सीखनी आज के युग में बहुत ज़रूरी है। मैं कहता हूँ कि अगर इस आधुनिकता के युग में परंपराओं का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही परंपरा
उन्हें आगे लेके जाएंगी। और यही मैसेज हम अपने बच्चों को देना चाहते हैं कि अगर आधुनिकता हो तो साथ में परंपराएं भी उसी के साथ चलती रहें। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड भिकियासैंण में अधिवक्ता अशोक जोशी के निधन पर अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों ने 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना की और श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही कहा कि उनके व्यवहार और कार्यशैली को कभी नहीं भुलाया जा सकता। हमारे साथी अशोक जोशी जी ये रहे और हमारे भिकियासैंण न्यायालय में वो सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर रहे। उनका कार्य व्यवहार इसकी जितनी तारीफ करें हम उतनी कम होगी। हमें अभी विश्वास हो ही नहीं रहा है कि अशोक जोशी जी हमारे बीच नहीं रहे। अल्पायु में उनको ईश्वर ने अपने गोद में संभाल लिया। ये काफ़ी दुख का विषय है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके एक परिवार को इस दुख की घड़ी को सहने की शक्ति दें। हरिद्वार में डेंगू की पुष्टि के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया, तो वहीं मंगलौर क्षेत्र के ठस्का गांव में 35 लोग डेंगू की चपेट में आ गए हैं। आनन फानन में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव में कैंप लगाकर ग्रामीणों के ब्लड सैंपल एकत्र करने शुरू कर दिए। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी गांव में पहुंचकर हालात का जायजा ले रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अभी तक 35 लोगों में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है। ये संख्या बढ़ने का अनुमान है। साथ ही प्रशासन द्वारा गांव में डेंगू से निपटने के लिए गांव में फॉगिंग कराई जा रही है। डेंगू से पीड़ित मरीजों को उप जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। डेंगू की सूचना के बाद गांव में पहुंचे एसीएमओ डॉक्टर अनिल वर्मा ने बताया कि अभी तक 35 लोगों को डेंगू की पुष्टि हो चुकी है। ग्रामीणों के ब्लड सैंपल लगातार लिए जा रहे हैं। छोटे बच्चों के भी खून के नमूने लिए जा रहे हैं और डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ भी सकती है। फिलहाल गाँव में टीम मौजूद है। स्कूल में आया, प्रिंसिपल साहब को साथ में लिया और हमारे एनजीओ से और भी हमारे मेडिकल लाइन से हैं, तो मैं बच्चों को बताता कि हर बच्चे को जागरूक होना चाहिए। हम इसकी अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं घर घर जा करके। स्कूल में जहाँ भी मंदिर हो मस्जिद हो जहाँ पे भी जाएंगे हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ऐलान भी करवा रहे हैं कि हर घर तक मैसेज जाए कि इससे बचें कैसे। सबसे पहले कि कहीं भी स्वच्छ पानी, साफ पानी इकट्ठा ना होने दें 5 दिन तक। जैसे टायर लोग अपने घर में रख लेते हैं, मोटरसाइकिल से टायर से छत में रख देंगे पड़ा रहा है, उसमें सबसे पानी इकट्ठा होगा, मच्छर पैदा हो जाता है। ये हमारे पास पुष्ट परिमाण है। दूसरा, गांव में क्या होती है, वो पोछा लगाती हैं लेडीज, वो उसको हांडी बोलते हैं। हांडी में पानी रह जाता है तो वो कई बार नहीं हो पाता, तो उसमें भी मच्छर पैदा हो जाता है। मनी प्लांट का पानी नहीं बदलते, उसमें पैदा हो जाता है। 10 दिन पहले मुख्यमंत्री पोर्टल पर मैंने शिकायत करी, उनकी वजह से स्वास्थ्य विभाग का बहुत अच्छा काम चल रहा। प्रधान ने एक मशीन लाया, स्प्रे करा। मैं ब्लॉक में बीडीओ के पास गया, बीडीओ ने कह रहा हमारे पास कोई बजट नहीं, मेरे 2 महीने रिटायरमेंट के हैं, कुछ भी हो जाओ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ब्लॉक का कोई आदमी, बीडीओ, एडीओ, ग्राम सेक्रेटरी गाँव में आने को तैयार नहीं है। कितने ग्रामीण अभी तक बीमार है? गाँव में 350-400 पेशेंट है, जिसमें हमने 250 अपनी जेब से रिपोर्ट करा रखी है। मैं भी खुद डेंगू का मरीज हूँ। 70,000 है मेरी। खबर हरिद्वार से है, जहां सेल्फी लेते हुए एक महिला मनसा देवी पहाड़ से नीचे गिर गई। महिला करीब 70 मीटर ऊंची पहाड़ी से सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। हरिद्वार पुलिस और फॉरेस्ट कर्मचारियों ने महिला को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। खबर हरिद्वार से है, जहां सेल्फी लेना महिला को भारी पड़ गया। आपको बता दें कि महिला सेल्फी लेते हुए मनसा पहाड़ से नीचे गिर गई।
चंपावत टनकपुर एनएच के बीच अब छोटे बड़े वाहनों का 12 घंटे तक संचालन होगा। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक वाहनों की आवाजाही होगी, जिसको लेकर जिला अधिकारी नवनीत पांडे ने 5 नवंबर तक वाहनों के संचालन को लेकर आदेश जारी किए हैं। इसको लेकर पुलिस क्षेत्राधिकारी राणा ने बताया कि चंपावत टनकपुर के बीच दोनों तरफ से सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक सभी तरह के वाहनों का संचालन किया जाएगा। शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। आपातकालीन की वजह से वाहन संचालन के लिए एसडीएम टनकपुर चंपावत और शिव चंपावत और टनकपुर को अधिकृत किया गया है। दीपावली के सीजन को देखते हुए डीएम महोदय ने ये आदेश कर दिया कि सुबह 6 से शाम 6 तक, मतलब ककराली गेट से चंपावत की तरफ जो भी गाड़ी जाएंगे सभी, चाहे छोटी या बड़ी है, सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक जा सकती हैं। और इसी तरह से जो चंपावत से आने वाली गाड़ियाँ हैं, जो बनलेक बैरियर है, वह भी सुबह 6 से शाम को 6 बजे तक आ सकती है और उसके बाद प्रतिबंधित रहेगा, क्योंकि रात। प्रदेश में बदलते मौसम के चलते लगातार वायरल का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। लगातार मरीज दून अस्पताल में इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं दून अस्पताल की डीन के मुताबिक इस मौसम में भले ही सर्दी के साथ गर्मी लग रही हो, लेकिन पूरे कपड़े पहनने चाहिए और खांसी जुकाम वाले मरीजों को परहेज भी करना चाहिए। देखिए, ये मौसम थोड़ा मतलब इन द सेंस कि आप स्वेटर पहनेंगे तो आपको गर्म लगेगा, स्वेटर नहीं पहनेंगे आपको ठंडा लगेगा। तो ये मौसम थोड़ा खराब है, तो इसमें वायरल का प्रकोप ज्यादा होता है। तो ये देखिए, आप कपड़े पूरे पहनिए, क्योंकि और अपना वायरल जो है वो वायरस से होता है, तो थोड़ा बहुत खांसी जुकाम है तो ज्यादातर वो परहेज करने से ज्यादातर ठीक हो जाता है। ऋषिकेश की कृषि उत्पादन मंडी समिति में थोक व्यापारी पुलिस की चेतावनी को नजरअंदाज कर शहर की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं। मंडी समिति में थोक व्यापारियों ने अपने यहां कार्यरत कर्मचारियों का कई सालों से पुलिस सत्यापन नहीं कराया। इसके अलावा मंडी परिसर में सब्जी फल की लोडिंग अनलोडिंग करने वाले पल्लेदारों का भी सत्यापन नहीं हुआ, जबकि थोक व्यापारियों के यहां कार्यरत कर्मचारी और पल्लेदार सभी दूसरे राज्यों से आकर मंडी परिसर में काम कर रहे हैं, जिनके आधार कार्ड और पहचान पत्र भी उत्तराखंड के नहीं हैं। पुलिस सत्यापन और चेकिंग नहीं होने की वजह से कर्मचारी और पल्लेदार अपनी पहचान छिपाकर मजे से मंडी परिसर में काम कर रहे हैं, जो शहर की सुरक्षा के लिए घातक साबित हो सकता है। थाना क्लेमेंट टाउन क्षेत्र में चोरी के आरोपी 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से 10 लैपटॉप और 7 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। इस संबंध में एसएसपी देहरादून ने बताया कि मोबाइल और लैपटॉप चोरी के एक मामले में संबंध में 2 संदिग्ध युवकों से पूछताछ की। बता दें कि ये दोनों ऐसे क्षेत्र में जहां स्टूडेंट रहते हैं, उनकी अनुपस्थिति में मोबाइल और लैपटॉप चोरी करते थे। इसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। साथ ही ये भी पता लगाया जा रहा है कि किन किन जगहों पर पूर्व में इनके द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया जा चुका है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।